Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is आर्टिफिशियल ग्रीनिंग एंड प्लांटेशन। तो हम जानेंगे आर्टिफिशियल ग्रीनिंग एंड प्लांटेशन के बारे में। इन इंडिया इन्वेसिव एलियन प्लांट स्पीसीज आर डिस्प्लेसिंग नेटिव वेजिटेशन, पोजिंग आर सिग्निफिकेंट थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ बाई डिस्टर्बिंग नेचुरल हैबिटेट एंड डिप्लीटिंग इसेंशियल फूड सोर्सेज। भारत में जो इन्वेसिव एलियन प्लांट के स्पीसीज है ये डिस्प्लेस कर रहा है जो नेटिव वेजिटेशन है, जिसके कारण एक सिग्निफिकेंट खतरा बन गया है जो वाइल्ड लाइफ है उनके लिए। ये डिस्टर्ब कर रहा है नेचुरल हैबिटेट को और डिप्लीट कर रहा है इसेंशियल फूड के सोर्सेज को। एक जो स्टडी है ये सजेस्ट कर रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 66% जो कंट्री का नेचुरल सिस्टम है ये इन्फेस्टेड है 11% इन्वेसिव स्पीसीज से। ये कंप्रोमाइज कर रहे हैं या थ्रेटन कर रहे हैं 2/3 जो अवेलेबल फूड है वाइल्ड एनिमल के लिए उसको। जो इन्वेशन है ये ड्राइवन है ह्यूमन एक्शन के कारण, जिसमें कि हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस और जो लैंड यूज पैटर्न में बदलाव हुआ है, ये सारे रीजन है। व्हाट इज आर्टिफिशियल ग्रीनिंग एंड प्लांटेशन? आर्टिफिशियल ग्रीनिंग या प्लांटेशन है क्या? तो ये जो है रिफर करता है ह्यूमन इनिशिएटेड एफर्ट को, ताकि इंट्रोड्यूस या प्रमोट किया जाए स्पेसिफिक वेजिटेशन को एक एरिया पे, जो कि ऑफन मदद करेगा इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन में, एस्थेटिक पर्पस या एड्रेस करने में इन्वायरमेंटल इश्यू को। ये जो प्रैक्टिसेस है ये इन्वॉल्व करता है प्लांट करना सिलेक्टेड प्लांट के स्पीसीज को, टिपिकली नॉन नेटिव या कमर्शियली वैल्यूएबल वन को, ताकि मॉडिफाई किया जा सके या इन्हेंस किया जा सके एग्जिस्टिंग वेजिटेशन को एक पर्टिकुलर एरिया के लिए। कुछ एक्सपर्ट का मानना है आर्टिफिशियल ग्रीनिंग को लेके कि एक तरीका है इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, लाइवलीहुड इन्हेंसमेंट का, एस्थेटिक लैंडस्केपिंग, इरोजनल कंट्रोल का। लेकिन आर्टिफिशियल ग्रीनिंग जो है ये किया जाता है नॉन नेटिव स्पीसीज के लिए और ये इरिवर्सिबल इसका इम्पैक्ट होता है ओवरऑल इकोलॉजिकल लैंडस्केप के ऊपर, इसको ध्यान में रख के ही करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो। तो हम जानेंगे डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो के बारे में। ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर 2022-23 द शेयर ऑफ डायरेक्ट टैक्स इन इंडियाज ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट रीच अ 15-year हाई एट 6.11%। जो आपका फिजिकल ईयर है 2022-23 का, इस दौरान जो शेयर है डायरेक्ट टैक्स का इंडिया के ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ये आपका बढ़ गया है 15-year हाई पे, जो कि आपका 6.11% है। डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो, जो डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो है ये एक फाइनेंशियल मैट्रिक है जो कि रिप्रेजेंट करता है जो परसेंटेज है कंट्री के ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है डायरेक्ट टैक्स में। जो हायर रेशियो है ये दर्शाता है कि लार्जर शेयर है टैक्स रेवेन्यू का अगर हम कंपेयर करें ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी से। तो ये एक एस्टिमेट दे रहा है कंट्री के एबिलिटी का जो मोबिलाइज करा जा रहा है रिसोर्सेज को, जो कि फ्यूल कर रहा है इसके डेवलपमेंट में। डायरेक्ट टैक्सेस कंट्रीब्यूट ओवर 54% टू दी ओवरऑल टैक्सेस कलेक्शन ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 23। और जो डायरेक्ट टैक्स है इसने कंट्रीब्यूट किया 54% जो ओवरऑल टैक्स का कलेक्शन हुआ था फाइनेंशियल ईयर 23 में इसके दौरान। इससे अलावा जो फैक्ट इससे रिलेटेड है, जैसे कि टैक्स प्योन्सी जो है वो डिक्रीज किया है 2.52 से 1.18% हो गया है अगर हम कंपेयर करें इसको प्रीवियस ईयर से। तो टैक्स बियोन्सी मेजर करता है जो इफिकेसी है टैक्स कलेक्शन का इन रिस्पॉन्स टू जीडीपी ग्रोथ के अनुसार। ये दर्शाता है जो बियोन्सी है जब टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज होता है मोर देन प्रोपोर्शनली विद जीडीपी ग्रोथ से तो टैक्स रेट है वो कांस्टेंट रहता है। भारत में जो सेंट्रल लेवल डायरेक्ट टैक्स है जिसमें कि पर्सनल या कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 के अंतर्गत। लेकिन इंडिया टैक्स टू जीडीपी रेशियो ये नोटेबली कम है, रैंकिंग जो है इसका काफ़ी कम है अगर हम दूसरे कंट्री से कंपेयर करें, जैसे कि ओईसीडी मेंबर कंट्री हो गया। तो जो एवरेज टैक्स टू जीडीपी रेशियो है ये एक्सीड कर रहा है 30%। जो एट्रीब्यूटेड फैक्टर है जैसे कि डोमिनेंस होना इनफॉर्मल सेक्टर का, टैक्स इवेजन हो गया और बहुत सारे जो एग्जाम्पशन व इंसेंटिव दिए जा रहे हैं इस कारण। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टैक्स जीडीपी रेशियो % में है और जो ये आपका है टैक्स बियोन्सी फैक्टर आरएचएस को यहाँ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्क्रैप स्टील। तो हम जानेंगे स्क्रैप स्टील के बारे में। इंडियन गवर्नमेंट एम्स टू रेज द शेयर ऑफ स्क्रैप इन स्टील प्रोडक्शन टू 50% बाई 2047। भारतीय गवर्नमेंट का मकसद है कि वो रेज करे जो शेयर है स्क्रैप का स्टील प्रोडक्शन में 50% तक 2047 आने तक। व्हाट इज स्क्रैप स्टील? स्क्रैप स्टील होता क्या है जिसका कि शेयर गवर्नमेंट सोच रहा है रेज करने का? स्क्रैप स्टील refers to recycled steel derived from discarded or unused metal product, industrial waste or end of life vehicle. It is processed and reused in steel production, contributing to sustainability by reducing the need for raw material and minimizing environmental impact. Currently, scrap contribute around 30 to 35% of India's overall steel production.
जो स्क्रैप स्टील है ये रिफर करता है रिसाइकल स्टील को, जिसको कि डिराइव किया गया है डिस्कार्डेड या अनयूज मेटल प्रोडक्ट की मदद से इंडस्ट्रियल वेस्ट या एंड ऑफ लाइफ व्हीकल के द्वारा इसको प्रोसेस किया जाता है या रीयूज किया जाता है स्टील प्रोडक्शन में। ये कंट्रीब्यूट करता है सस्टेनेबिलिटी में, रिड्यूस करके जो आवश्यकता है रॉ मटेरियल का, और मिनिमाइज करता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को। प्रेजेंटली क्या है, जो स्क्रैप है ये कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 30 से 35% भारत के ओवरऑल स्टील के प्रोडक्शन में, यानी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। उपयोग करके स्क्रैप का स्टील प्रोडक्शन में ये माना जा रहा है कि ये लेस पॉल्यूटिंग होगा, और साथ साथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये कंट्रीब्यूट करेगा इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में भी। भारत का जो स्टील सेक्टर है ये अकाउंट करता है 12% इंडिया के CO2 के एमिशन में। इंडिया का करेंटली रैंक जो है वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड स्टील के, अगर हम बात करें तो। इसके अलावा जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है स्क्रैप स्टील के लिए, तो नेशनल स्टील पॉलिसी 2017, जिसका मकसद है 300 मेट्रिक टन स्टील कैपेसिटी 2030 तक, जिसमें 35 से 40% जो है आपका वो EAF रूट, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस रूट के माध्यम से होगा। यूटिलाइज किया जाएगा ज़्यादातर रिसाइकल स्क्रैप को। जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस और आपका ब्लास्ट फर्नेस बेसिक ऑर्गेनिक फर्नेस है, ये स्टील मेकिंग मेथड है। स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी 2019 जो है, इसका मकसद है इन्हेंस करना डोमेस्टिक स्क्रैप के अवेलेबिलिटी को, ताकि रिड्यूस किया जा सके कोल के कंजम्पशन को स्टील प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एग्जीक्यूशन यूजिंग नाइट्रोजन गैस। तो हम जानेंगे जो एग्जीक्यूशन की बात कही गई है उपयोग करके नाइट्रोजन गैस का, तो कौन सी कंट्री में क्या है ये प्रोसेस। फेडरल अपील कोर्ट इन अल्बामा हैज रूल्ड दैट द स्टेट कैन कैरी आउट इट्स फर्स्ट एग्जीक्यूशन यूजिंग नाइट्रोजन गैस। जो फेडरल है उन्होंने अपील किया है जो अलाबामा कंट्री में, कि उस स्टेट जो वो कैरी कर सकता है उसके पहले एग्जीक्यूशन को उपयोग करके नाइट्रोजन गैस का। ये प्रोसेस होता क्या है, कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है उपयोग करके नाइट्रोजन गैस को, इसको हम समझते हैं। फिर नाइट्रोजन गैस के बारे में जानेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। तो जो एग्जीक्यूशन है नाइट्रोजन गैस की मदद से, ये इन्वॉल्व करता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है प्योर नाइट्रोजन का वो कॉन्डेम्ड पर्सन पे। ये मेथड टिपिकली इंक्लूड करता है प्लेस करना एक रेस्पिरेटर टाइप फेस मास्क को नोज और माउथ पे, ताकि रिप्लेस किया जा सके ब्रीथेबल एयर को नाइट्रोजन से, जिसके कारण डेथ हो जाता है ऑक्सीजन की कमी से। स्टेट ने प्रिडिक्ट किया कि जो गैस है इसके कारण इनमेट जो है वो लूज कर देता है कंसिस्टेंट को सेकंड के अंदर ही, और उनकी मृत्यु हो जाती है कुछ ही मिनटों में। क्रिटिक्स का मानना है कि ये अनटेस्टेड मेथड है, ये रेज कर रहा अननोन पोटेंशियल रिस्क को, ये वायलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को, ये क्रूअल और अनयूजुअल पनिशमेंट है। नाइट्रोजन गैस ये कलरलेस ऑडरलेस गैस है जो कि एक सिग्निफिकेंट पोर्शन में अर्थ के एटमॉस्फेयर पे अवेलेबल है। ये इनर और नॉन फ्लेमेबल, कॉमनली इसका उपयोग किया जाता है बहुत सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, जिसमें कि फूड पैकेजिंग और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग भी आता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हर्मिट क्रैब। तो हम जानेंगे हर्मिट क्रैब के बारे में। Hermit crab, worldwide known for using scavenged shell as armor, are increasingly turning to plastic waste instead, according to an ecological study using social media photos. जो हर्मिट क्रैब है पूरे विश्व में, जिनको कि हम जानते हैं स्कैवेंज शेल या आर्मर के कारण, वो इंक्रीजिंगली टर्न हो रहा है प्लास्टिक वेस्ट के रूप में इंस्टीड। एक इकोलॉजिकल स्टडी में ऐसा कहा गया उपयोग करके सोशल मीडिया के फोटो का। ये जो रिसर्च है जिसको कि पब्लिश किया गया था जर्नल साइंस ऑफ द टोटल इन्वायरमेंट, इसमें पाया गया है कि जो 2/3 पॉपुलेशन है हर्मिट क्रैब के स्पीसीज का, इसको पिक्चर किया गया उपयोग करके आर्टिफिशियल शेल का, मेनली डिस्कार्डेड प्लास्टिक कैप के कारण। हर्मिट क्रैब के बारे में हम जान लें। हर्मिट क्रैब IUCN में इसको लिस्ट कंसर्न में रखा गया है। तो IUCN में इसको कहाँ रखा गया ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक यूनिक क्रोस्टेशियन है जो कि लैक करता है हार्ड शेल को, उपयोग करता है ओल्ड शेल का, पार्टिकुलरली वेल्क शेल का प्रोटेक्शन के लिए। जैसे कि आपके दूसरे क्रोस्टेशियन होते हैं, ये कंप्लीट एक्सोस्केलेटन होता है इसमें। हर्मिट क्रैब का सॉफ्ट और एक्सपेंसिव बैक पार्ट होता है, जहाँ पे इसके एब्डोमेन जो है ये लोकेटेड होते हैं, ये आप देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लेक विक्टोरिया। तो जानेंगे हम लेक विक्टोरिया के बारे में। अब मैप बेस्ड क्वेश्चन के लिए देखेंगे इसके मैप में लोकेशन को भी। Efforts are being made to restore Lake Victoria. The lake faces environmental challenges that threaten the livelihood of approximately 45 million people dependent on its resources. एफर्ट लिया जा रहा है ताकि रिस्टोर किया जा सके लेक विक्टोरिया को। ये जो लेक है इसको सामना करना पड़ रहा है इन्वायरमेंटल चैलेंज का, जिसके कारण थ्रेटन हो गया है जो लाइवलीहुड है अप्रॉक्सीमेटली 45 मिलियन पीपल का, जो कि डिपेंडेंट है इसके रिसोर्सेज के ऊपर। लेक विक्टोरिया अफ्रीका का लार्जेस्ट लेक है और वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। तो ये कहाँ का लेक है और वर्ल्ड का कौन से नंबर पर है, तो सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, जो कि फैला हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 59,947 किलोमीटर के एरिया पे। और इसको शेयर किया जा रहा है केनिया, युगांडा और तंजानिया के द्वारा।
तो केन्या के द्वारा 6%, युगांडा 43% और तंजानिया 51%। तो कौन कौन सा कंट्री के द्वारा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको फेड किया जा रहा है जो रिवर है कागेरा, कटोंगा, सियो, याला, न्यांडो, सोंडू, मीरू एंड मारा के द्वारा। ये कंट्रीब्यूट करता है रिवर नाइल के वाटर पे और ये वन ऑफ द अफ्रीका के ग्रेट लेक में से एक है। लेक विक्टोरिया होल्ड करता है सिग्निफिकेंस क्योंकि ये अफ्रीका का लार्जेस्ट लेक है अगर हम एरिया की बात करें तो, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक है और सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है पूरे विश्व में। लेक सुपीरियर जो है नॉर्थ अमेरिका में उसके बाद। तो पहला कौन सा है, लेक सुपीरियर नॉर्थ अमेरिका का, दूसरा लेक विक्टोरिया अफ्रीका का। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेक विक्टोरिया के लोकेशन को। अगर मैप बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए किस किस के साथ ये जो है शेयर कर रहा है, तो केन्या, युगांडा, तंजानिया सब के साथ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेपिंडा मैरिज। तो हम जानेंगे सेपिंडा मैरिज के बारे में। दिल्ली हाई कोर्ट हैज अफर्म्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ प्रोविजन इन द हिंदू मैरिज एक्ट दैट प्रोहिबिट सेपिंडा मैरिज डोट बिटवीन इंडिविजुअल रिलेटेड थ्रू एंसेस्टर अनलेस देयर कस्टम परमिट। दिल्ली हाईकोर्ट ने अफर्म किया है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को, जो प्रोविजन है हिंदू मैरिज एक्ट में जो कि रोकता है सेपिंडा मैरिज को, जो इंडिविजुअल है, जो कि रिलेटेड है एंसेस्टर से, जब तक कि उनका कस्टम परमिट ना हो। ये सेपिंडा मैरिज है क्या? सेपिंडा मैरिज रिफर टू यूनियंस बिटवीन इंडिविजुअल हु आर क्लोजली रिलेटेड थ्रू देयर कॉमन lineal ancestor. According to Hindu Marriage Act, individuals are considered sepindas if one is a direct ancestor of the other within a specified limit or if they share a common lineal ancestment with the sepindia relationship boundary. जो सेपिंडिया मैरिज है ये रिफर करता है यूनियन जो होता है इंडिविजुअल के बीच में जो कि क्लोजली रिलेटेड है उनके कॉमन लिनियल एंसेस्टर के साथ। हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार इंडिविजुअल जो है उनको माना जाएगा सेपिंडास अगर एक जो है वो डायरेक्ट एंसेस्टर है दूसरा के एक स्पेसिफाइड लिमिट में, और अगर वो शेयर करते हैं कॉमन लिनियल एंसेस्टेंट को तो जो सेपिंडिया रिलेशनशिप के बाउंड्री के अंदर उनको सेपिंडिया मारा जाएगा। ये जो एक्ट है इसका मकसद है रेगुलेट करना उस टाइप के यूनियंस को ताकि प्रिवेंट किया जा सके जो पोटेंशियल इश्यू है और इश्योर किया जा सके जो एडहेरेंस है रिकॉग्नाइज कस्टम का। सेपिंडिया रिलेशनशिप एक्सटेंड अप टू थर्ड जनरेशन थ्रू द मदर लाइन एंड फिफ्थ जनरेशन थ्रू द फादर लाइन। और जो सेपिंडिया रिलेशनशिप है ये एक्सटेंड होता है थर्ड जनरेशन तक मदर लाइन के लिए और फिफ्थ जनरेशन तक फादर लाइन के लिए, तो इसको ध्यान में रखना जरूरी है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक। फ्रॉम हेयर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।